हुआ? चलिए, कोनो टेंशन नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे आप? व्यंजन। और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना स्वर, तो उसमें एक देखिए जो ये था, क्या है ये? अनुस्वार की अनुनासी, बोलिए। अनुस्वार है ना, और ये क्या है? विसर्ग। तो ये जो दोनों आते थे, ये किसके अंतर्गत आते थे? ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ये जो दोनों आते थे ये अयोग वाह के अंतर्गत। और एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होगा? नहीं या रहित, ठीक है ना। और योग का मतलब क्या होता है, जो पहले मैं बात कर चुका हूं, जुड़कर। और वाह का मतलब वहन करना या साथ रहना, ठीक है ना। तो जो साथ जुड़कर रहकर नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं वही क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। और ये अयोग वाह किसके साथ चलेंगे? किसके साथ चलेंगे? केवल स्वरों के साथ इस्तेमाल होंगे, केवल स्वरों के साथ प्रयोग होंगे। किसके साथ? स्वरों के साथ केवल प्रयोग होंगे। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं कंकड़, ठीक है ना। और कंकड़ को मैं यदि संधि विच्छेद करता हूं, सॉरी वर्ण विन्यास करता हूं, शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूं, तो अगर देखें तो ये हो गया क, और यहां देखिए तो ये अंक कहां आ गया? देख रहे हैं ना, चला गया ना। तो ये आ गया इसके ऊपर। तो केवल ये स्वरों के साथ चलेगा। दिमाग में आ रहा है ना। और स्वर कितने होंगे? 11। तो ये स्वरों के साथ दोनों चलने वाला है। जैसे प्रातः अगर मैं लिखता हूं प्रातः, तो ये हो गया, यहां देखेंगे प अ, ठीक है ना, र हो गया, आ है ये, और उसके बाद से त, और फिर अ के साथ ये आ गया। तो ये स्वर के साथ आ गया ना। तो इसलिए ध्यान देंगे कि जो अनुस्वार होगा सदैव स्वरों के साथ चलेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हेडिंग डालना होगा आपको क्या? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, कितने होते हैं, किस तरीके से इनका प्रयोग होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। मिटाएं इसको ना, इसको मिटा रहे हैं। तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। यानी जो स्वतंत्र नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, किसी ना किसी की सहायता से उच्चारित होंगे, सहायता से उच्चारित होंगे। और वो सहायता कौन करेगा? सहायता से उच्चारित होंगे। तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और सहायता किसकी लेते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। लिख लीजिए, इनकी संख्या कितनी होगी? 33। संख्या कितनी होगी? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से स्वर की संख्या आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, कितने? 13। लेकिन मूल रूप से आप जान पाए कितना, कि स्वरों की संख्या कितना जाने? 11। अंग और अह को विसर्ग के रूप में हम ले गए। वैसे ही बचपन के दिनों में हम इसको क्या पढ़ते थे? 36 पढ़ते थे। लेकिन अभी कितना जान रहे हैं? 33। जबकि छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों जो संयुक्त अक्षर हैं या संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। और यही तीन मिलके क्या हो जाएंगे? 36। लेकिन आपको व्यंजन की संख्या बताना होगा, तो क्या बताएंगे? 33। वर्ण की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अंतिम में हम जो ये पढ़ा देंगे तो वहां वर्ण की बात करेंगे। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की। तो लिखिएगा, अध्ययन की सरलता हेतु, अध्ययन की सरलता हेतु या स्पर्श के आधार पर या वर्ग के आधार पर
व्यंजन को 5 भागों में 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो हम देखते हैं पहले क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे, क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है ना? और आप देखेंगे हर एक ये क्या हो गया? ये वर्ग कहलाएगा। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 और कितनी होगी? वर्गों की संख्या यदि पूछता है तो क्या जवाब देंगे? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5। यानी प्रत्येक वर्ग में 5 होंगे, तो 5 वर्ग में जो वर्णों की संख्या होगी कितनी होगी? 25 हो जाएगी। यानी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को यदि संख्या के रूप में निरूपित किया जाए या पूछा जाए कितनी संख्या होगी, तो जवाब क्या होगा? 25 होगा ना? संख्या कितनी होगी? 25 हो जाएगी। अब देखेंगे प्रत्येक वर्ग में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसको निकालने की जरूरी है, और वो रहस्य जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा? आप प्रश्न के मूल में नहीं पहुंच पाएंगे और सही रूप से जवाब नहीं देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम यह देखें, पहले हम ये देख लें कि इसका उच्चारण कैसे कैसे होगा। तो क का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण किससे होगा? तालु से, या इसी को बोलेंगे तालव्य से। ठीक है ना? इसी को तालव्य बोल सकते हैं। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा या मसुड़ा। ठीक है ना? और च वर्ग का उच्चारण दंत से, और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। ठीक है ना? यानी जब क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा ये गला है, जो हमारा ये क्या है? गला है। यहाँ ये जो कंठ है, इससे सीधे आवाज बाहर क्या होगी? निकलेगी। ये क वर्ग यहाँ से क्या हो जाएगा? उच्चारित होगा। ठीक है ना? वॉल्यूम बढ़ाओ तो इसका। ठीक है? वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, बढ़ाओ वॉल्यूम। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ क वर्ग का उच्चारण इस जो कंठ है इससे क्या होगा? सीधे तरीके से क, ख, ग, घ, ये पांचों वर्ण यहाँ से क्या होंगे? निकलेंगे। आगे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो च वर्ग है, च, इसका उच्चारण क्या होगा? तालु से होगा। जब बोलेंगे च, छ, तो जो जीभ होगी, ये जो जीभ होगी, यहां मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? तालु है। तो जितनी बार आप इस च, छ, ज, झ, य को बोलेंगे, उतनी बार ये जीभ इस तालु में क्या करेगी? उतनी बार ये जीभ इस तालु में स्पर्श कर रही होगी। ठीक है ना? तो वो हो जाएगा च वर्ग। उसके बाद से ट वर्ग आ गया। तो जितनी बार ट वर्ग को बोलेंगे, जितनी बार ट वर्ग को बोलेंगे, तो ये मुख है। ये क्या है? मुख। और यहाँ मुख में ये दांत है, और दांत में ये सब क्या लगा है? मसुड़ा है। क्या है? तो जितनी बार बोलेंगे ट, ठ, ड, तो ये जीभ इस मसुड़े में जाके क्या कर रही होगी?
स्पर्श करेगी। ऊपर वाले दांत के मसूड़े में जीभ क्या करेगी? ट ठ ड ढ ढ़, उतनी बार जीभ ऊपर वाले दांत के मसूड़े में जाके टकराएगी, स्पर्श करेगी। क्लियर है ना? उसके बाद से देखेंगे त वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो त को जितनी बार बोलेंगे तो ये जो त है, यहाँ जितने भी आगे की दांत है, ये जितने भी आगे का दांत है, इसमें जो जीभ होगी, ये जीभ क्या होगी? इस दंत में जाके बार बार टकराएगी। आगे वाले दांत से तो थ द ध न, ठीक है ना? आगे वाले दांत में जाके ये पूरे के पूरे क्या होंगे? सब बोलिए, ये सभी वर्ण आगे वाले दांत में जाके टकराएंगे सब। अंतिम है क्या? पांचवा प वर्ग, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो अगर आप प वर्ग का उच्चारण करना चाहते हैं तो ओष्ठ बिना सटाए या बिना स्पर्श किए बोल सकते हैं। दोनों ओठों को यदि तान दिया जाए, बोला जाए प अ बोल पाएंगे? नहीं ना, समस्या हो जाएगा ना। इसलिए जब ये वर्ण स्पर्श होंगे, जब ये वर्ण स्पर्श होंगे तभी इसका उच्चारण सही तरीके से हो पाएगा। जैसे प फ ब भ, सट रहा है ना? म बोल लोगे क्या? प को बिना ओठ सटाए बोलो, हो पाएगा? पता चलेगा कोई क्रांति होने रहा। करते रह जाओगे, अभी बाद में पता चलेगा कि इसको नया टाइप का कोई बीमारी उपट गया। यही होगा ना? फिर कोई बात नहीं। अब अगर आपको ये भूल जाता है तो इसकी कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग क्या करेंगे? केटीएम 2। क्या करेंगे? केटीएम 2, यानी कंठ वर्ग होगा के से, जो तालु है यानी च, ये तो आपको याद होगा ना, क च ट त प। तो क के से, च टी से, ट एम से, त डी से, प ओ से। केटीएम 2, कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग। इतना हो गया। चलिए आगे मैं बात कर लूं और इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये पूछता है कि ये स्पर्शी व्यंजन को यदि उच्चारण में लाया जाता है तो मूलतः यह कितने स्थानों को छूती है? तो कितने स्थानों को? 5 स्थानों को छुएगी, 5 जगहों को छुएगी। कौन कौन? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। यानी कम से कम जो मूल रूप से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वहां तो वह स्पर्श करेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो 5 स्थानों को स्पर्श करेगी। स्पर्श करने के कारण इसको हम बोलते हैं स्पर्शीय व्यंजन, और वर्गों में बांटने के कारण इसको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। समझ में आ रहा है ना? स्पर्श के कारण स्पर्शीय व्यंजन और वर्ग में बांटने के कारण इसको क्या बोला गया? वर्गीय व्यंजन बोला गया। क्लियर है ना यहाँ तक? फिर अब देखेंगे हर एक वर्ग में कुछ ना कुछ रहस्य है, उस रहस्य को निकालना अत्यंत जरूरी है। ठीक है ना? तो अब मैं उस रहस्य को निकाल रहा हूं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग। यहां देख रहे हैं ना? अंग। ये नीचे एक बिंदी लगा हुआ है। अगर आप इस बिंदी की धारणा को समझेंगे तो बिंदी 4 जगह लगता है। कितने जगह लगेगा? 4 जगह लगता है। कितनी जगह? 4 जगह। देखिए इसको अभी आपने क्या नाम दिया था? अनुस्वार। क्या नाम दिया? अनुस्वार। उसके बाद से इसको आप क्या बोलेंगे? ये कहां लगेगा? कोई मुझे बताए? केवल क वर्ग का पांचवा अक्षर जो है, ठीक है ना? कौन? अंग। तो अगर ये लगेगा कितने वर्ण के साथ? एक वर्ण के साथ।
अनुस्वार कहाँ लगेगा? सभी स्वरों के साथ, यानी सभी स्वरों के साथ क्या लग जाएगा? अनुस्वार लग सकता है। इसलिए 11 वर्णों के साथ, 11 स्वरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ताड़न जात वर्ण। क्या बोलते हैं? ताड़न जात चिन्ह। ताड़न जात चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह या उस्सृत, ठीक है ना, या उस्सृत या द्विगुण चिन्ह, ठीक है ना, द्विगुण चिन्ह या ऊपर फेंका गया चिन्ह। क्या बोलते हैं? ऊपर फेंका गया चिन्ह। इतने नामों से हम जानते हैं ताड़नजात चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह, उस्सृत चिन्ह, द्विगुण चिन्ह, ऊपर फेंका गया चिन्ह। तो ये लगता है आपको 2 वर्णों के साथ। कितने वर्णों के साथ? 2 वर्णों के साथ। किसके से? ड और ढ। यहां देखिए, इसके साथ अगर इसमें बिंदी नहीं लगा है तो ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होगा। अगर इसी के साथ यहां बिंदी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? ताड़नजात हो जाएगा ना। पूछता है कि ताड़नजात वर्णों की संख्या या उत्क्षिप्त वर्ण या उस्सृत व्यंजन कितने हैं या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो कितने होंगे? 2। और ये क्या होता है कि जब आप किस ऐसे वर्णों को बोलते हैं तो जीभ ऊपर जाके झटके से मुड़ने का प्रयास, नीचे झपके ढ, जीभ झटके से जाएगी ऊपर जाके टकरा के और मुड़ने का काम करेगी। ढ ढ ढ ढ हो रहा है ना। तो इस तरीके से जीभ क्या होगी? ऊपर जाके मुड़ने का काम करेगी। अब देखिए, तो इसमें क्या है? ये अंग। तो इसमें ये जो पंचमा अक्षर है क वर्ग का, ये केवल एक जगह लगता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, इस वाले लाइन में च छ ज छ य, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन झ को लेकर बनाया गया। क्या हुआ? ऐसे झ को लिख दिया था, ठीक है ना। झ को ऐसे लिख दिया था। एक पेपर में पूछा था कि अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण का मतलब जो हमारी लिपि में नहीं लिखा गया है या अमानक, उसको मानक न माना गया। तो ये वाला पूछा गया था। जबकि झ को कैसे लिखा जाएगा? झ मानक रूप से ऐसे होगा, अमानक रूप से कैसे होगा? इस तरीके से होगा। बाकी द्विगुण वाला इस लाइन में आपने उस क्वेश्चंस को निकाल लिया। इसके बाद से देख रहे तो थ द ध न, सेम क्या करते हैं लोग? यहां ध्यान दीजिए, ध में और थ में, इसमें क्या होता है कि ये जो थ है और ध है, ध को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। ध को क्या किया जाएगा? इस लकीर के रूप में ये रेखा खींच देते हैं, जो कि क्या होता है? लेखन शैली में यह गलत है। इसका सही रूप क्या है? ध। क्या है सही रूप? ध। एक बात और समझेंगे कि ये जो ध में ये बिंदी आई है, चाहे इस थ में बिंदी आई है, ये गोला आया है, वो कहां से आया है? यही गोला जो होता है अनुस्वार वाला, यही गोला, ये अनुस्वार वाला ये जो बिंदी है, यही बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। और यही क्या बन जाएगा? आपका ध बन जाएगा। तो जहां ये बिंदी होती है, इसके ऊपर से सिरो रेखा नहीं गुजारते हैं। तो ध जहां किसी भी किताब में आप देखेंगे ध लिखा होगा तो इसके ऊपर से नहीं इस सिरो रेखा क्या हुई होगी? इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी। जैसे अगर कहीं भी थ होगा तो देखिए, थ आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर थ ऐसे है और इस पे ऐसे लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जब प्रातः लिखते हैं, प्रातः, तो यहाँ एक विसर्ग का जो चिन्ह होता है और इसके ऊपर से आप रेखा, यानी प्रातः काल एक ही शब्द है, लेकिन क्या होता है? विसर्ग है, इसलिए इसके ऊपर से रेखा नहीं गुजारी जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मान लीजिए छ है, छ, इसमें भी बिंदी इसके ऊपर से ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। तो थ में और ध में इस तरीके का। और एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर मैं ये बता रहा हूं तो आप लिखने में इस तरीके की गलती अगर आपसे हो रही है, जहां भी गलती होगी वहां तुरंत सुधार करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक बार नजरअंदाज करेंगे बार बार वो आदत सी बन जाएगी। समझ में आने, जैसे एक बार आपको अगर थ पे लकीर खींच दिया, ध पे खींच दिया, उसको तुरंत काटिए, पुनः उसको सही लिखिए, क्योंकि यही आदत क्या हो जाएगी, एक दिन आपको घर कर जाएगी और लेखन विधा में आपको ये गलत माना जाएगा और आपका नंबर सीधे सीधे क्या होगा, कट जाएगा। इसी तरीके से प, फ, ब और भ है, भ में भी यही बात है, या जो ध में और थ में और छ में है। भ में बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होता है, अमानक हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और एक तरीका ये है कि इसके ऊपर से लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और एक तरीका ये है जो कि क्या होगा, सही होगा। तो इतना क्वेश्चन सेव कर लीजिए, ये भी बातें सेव करना होगा कि ये तरीका गलत होगा, क्योंकि इसमें से दे देगा कि इनमें से अमानक है या शुद्ध वर्ण है या अशुद्ध वर्ण है। तो ये सारी चीज लिखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया। लिख डालिए, जल्दी लिखिए, ये पूरा लिखिए।